अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मेडिकेशन सेफ्टी को। आज हमारे पास जो है पेशेंट सेफ्टी का लास्ट लेक्चर है, मेथड्स फॉर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। कैन एनीवन टेल, लास्ट लेक्चर में हमने 5 आवर्स किए थे मेडिकेशन सेफ्टी के। आलिया शहबाज। एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम 5 आवर्स में आते हैं राइट पेशेंट, राइट डोज, राइट ड्रग, राइट रूट एंड राइट टाइम। वेरी गुड। आज हम डिस्कस करेंगे साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट को, जो अप्लाइड साइंसेस की ब्रांच है। नेक्स्ट जो है क्वालिटी इम्प्रूवमेंट मॉडल क्या है और उसके मेथड्स क्या होते हैं। चेंज कॉन्सेप्ट्स है, उसकी डेफिनेशन को देख लेंगे। और लास्टली जो है वो हम डिफरेंट मेथड्स एंड टूल्स क्या यूज कर सकते हैं फॉर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ऑन क्लिनिकल केयर। फर्स्ट इज द साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट। साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट बेसिकली अप्लाइड साइंस की ब्रांच है। साइंस के 2 ब्रांचेस होती हैं, वन इज बेसिक साइंसेज होती है, दैट इज फॉर नॉलेज, एंड अदर वन इज अप्लाइड साइंसेज। साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट जो है वो अप्लाइड साइंसेज की ब्रांच होती है और उसका बेसिक पर्पस ये होता है कि थ्रू रिसर्च, थ्रू इंटरवेंशन जो है ऐसी इनोवेशंस लाई जाएं ताकि जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसको हम बेहतर कर सकें। उसके अंदर जो है 4 के बेसिक स्टेप्स होते हैं। नंबर 1, आप एक सिस्टम को अप्रिशिएट करें। उसी सिस्टम के अंदर कोई वेरिएशन है, एनीथिंग विच इज एबनॉर्मल, उसको अंडरस्टैंड करें, उसको भी अप्रिशिएट करें, उसको रिकॉग्नाइज करें। थर्ड इज द थियरी ऑफ नॉलेज है। एंड लास्ट जो है वो साइकोलॉजी है कि जो ह्यूमन बिहेवियर है उसको भी स्टडी किया जाए। नेक्स्ट जो है इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ केयर इम्प्रूवमेंट। उन्होंने 2 जो है वो मेजर्स बनाए हैं, 2 डिफरेंट टेक्निक्स बनाई हुई हैं और उसका क्या पर्पस हो सकता है। वन इज जो हम सिर्फ रिसर्च पर्पस के लिए जो मेजरमेंट्स लेते हैं, जो हम इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। नंबर 2, जो हम लर्निंग और किसी भी प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए, किसी टेक्निक को या ऑन गोइंग कोई मेडिकेशन है उसको इम्प्रूव करने के लिए जो हम रिसर्च करते हैं, उसमें डिफरेंस क्या होता है। नंबर 1 जो सिंपली रिसर्च के लिए है, नॉलेज बेस्ड होती है, उसके अंदर जो डाटा कलेक्शन होती है वो लार्ज होती है
और उसके अंदर जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है वो लार्ज होता है, क्योंकि उसके अंदर डाटा कलेक्शन लार्ज होती है, उसमें बायस के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। इसके अंदर जो टेस्ट परफॉर्म किया जाता है वो यूजुअली सिंगल टेस्ट होता है और लार्ज ब्लाइंड टेस्ट होता है। इसका बेसिक पर्पस ये है कि कोई न्यू जो नॉलेज है उसको हम ऐड कर सकें। ऑन अदर हैंड जो हम रिसर्च जो है लर्निंग के लिए कर रहे हैं, या किसी प्रोसेस को मैंने बताया, या टेक्निक है, कोई मेडिकेशन हो सकती है, उसको इम्प्रूव करने के लिए जो हम मेजरमेंट्स लेते हैं, जो रिसर्च करते हैं, उनका बेसिक पर्पस ये होता है कि जो ऑन गोइंग हमारी प्रैक्टिस है उसके अंदर हम किसी न्यू नॉलेज को ऐड कर सकें। इस केस के अंदर जो है वो हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं, लेकिन जो टेस्ट होते हैं उनका ड्यूरेशन शॉर्ट होता है, उसके अंदर जो डाटा कलेक्शन होती है वो शॉर्ट होती है। दैट्स रीज़न कि हम शॉर्ट टेस्ट को जो है रिपीटेडली परफॉर्म कर सकते हैं, उनको कंट्रोल करना भी ज़्यादा इजी होता है। इन दैट केस हमारे पास शॉर्ट टेस्ट होते हैं, डाटा कलेक्शन शॉर्ट होती है, उसमें बायस के चांसेस भी कम होते हैं और बायस को आप कंट्रोल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि हेल्थ केयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के मॉडल क्या हो सकता है और मेथड्स क्या होते हैं। सो डिफरेंस है, मॉडल डिफरेंट है और मेथड्स जो हैं वो डिफरेंट है। यहाँ पर जो एक मॉडल उन्होंने डिस्क्राइब किया है, दिस इज कॉल्ड अ PDSS साइकिल: प्लान, डू, स्टडी एंड एक्ट। फॉर एग्जाम्पल, एक वार्ड के अंदर कोई भी ऑलरेडी कोई प्रोसीजर जो है वो ऑनगोइंग है, कोई टेक्निक जो है वो चल रही है, उसके अंदर हम एक एरर को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर हम प्लान करते हैं कि हम उसके अंदर क्या चेंज लेकर आ सकते हैं। दिस इज द स्टेप 1 कि आपने प्लान किया है कि हम ये चेंज लाना चाहते हैं। नंबर 2, आप वो चेंज लेकर आते हैं, आप वो सर्जिकल टेक्निक को चेंज करते हैं, ये सेकंड स्टेप में। थर्ड स्टेप के अंदर जो होता है वो स्टडी करना होता है। जो आप चेंज लेकर आए हैं उसको आपने डॉक्यूमेंट किया, फिर उस पर रिसर्च की, उस पर रिव्यूज लिए, आइदर जो ओल्ड टेक्निक थी वो बेटर थी, या जो हमने न्यू टेक्निक जो इम्प्लीमेंट की है वो ज़्यादा बेहतर है। दैट कम्स अंडर स्टडी। लास्ट होता है एक्ट। एक्ट के अंदर ये है कि जब स्टडी के अंदर हमने रिसर्च की, रिव्यूज लिए, हमने उसका कंक्लूजन निकाल लिया कि न्यू टेक्निक बेटर है एज कम्पेयर टू द ओल्डर टेक्निक, अब हमने उस चेंज को इम्प्लीमेंट करना ओवरऑल द वार्ड के अंदर या होल ऑफ द सर्जिकल फ्लोर के अंदर। दिस इज द PDSS साइकिल। पी के अंदर प्लान होता है कि हम कोई भी न्यू चेंज या टेस्ट उसको प्लान करते हैं। डी स्टैंड्स फॉर डू, उस चेंज या टेस्ट को है हम इम्प्लीमेंट करेंगे। नंबर 3, उस जो चेंज है, जो टेस्ट है या जो हमारे पास रिसर्च होगी हो सकती है, उसको स्टडी करना है। नेक्स्ट जो हमने कंक्लूजन निकाला उसको हमने इम्प्लीमेंट भी करना है। नेक्स्ट आर द चेंज कॉन्सेप्ट्स। चेंज कॉन्सेप्ट्स कोई भी जनरल आइडियाज हो सकते हैं जिनकी लॉजिकल और साइंटिफिक फाउंडेशन भी होगी, और उनका बेसिक पर्पस ये होगा कि हम जो है इम्प्रूवमेंट चाहते हैं कि किसी भी सिस्टम के अंदर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। चेंज की 9 कैटेगरीज होती हैं जो इंडिविजुअल पर भी फोकस करती हैं, ऑर्गेनाइजेशन पर भी फोकस करती हैं, अगर हमारा कंसर्न कोई सिस्टम है उस पर भी फोकस करती हैं। चेंज के अंदर क्या कैटेगरीज हो सकती हैं? नंबर 1, एलिमिनेट द वेस्ट। अगर इंडिविजुअल इम्प्रूवमेंट भी है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इम्प्रूवमेंट है, या किसी सिस्टम के अंदर हम इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, तो हमने वेस्ट को एलिमिनेट करना है, उन फैक्टर्स को हमने एलिमिनेट करना है जो टाइम वेस्टेज भी है, उसके अंदर हमें एफर्ट भी ज़्यादा करनी पड़ रही है लेकिन उसकी आउटकम नहीं है। नंबर 2, वर्क फ्लो को हमने इम्प्रूव करना है, इन्वेंट्री को हमने ऑप्टिमाइज करना है, जो हम भी हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है उनको यूज़ करना है, उनको अपनी ही कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो है वो हमने सूटेबल बनाना है। आपकी वर्क इन्वायरमेंट स्ट्रेसफुल है, स्ट्रेनिंग है, आपने उसको चेंज करना है। पेशेंट और हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो रिलेशनशिप है उसको बेहतर करना है, कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर करनी है। अलॉन्ग विद डैट जो है वो टाइम मैनेजमेंट है, और कोई भी आपकी वर्क इन्वायरमेंट के अंदर कोई वेरिएशन है, एनीथिंग विच इज़ बिसाइड्स द नॉर्मल, उसको आपने किस तरह मैनेज करना है, क्योंकि जो लाइफ होती है वो डायनामिक है, स्टैटिक नहीं है, उसके अंदर वेरिएशंस आती रहती हैं, चेंजेस आते रहते हैं, आपने उनके साथ कैसे कोप अप करना है।
ऐसे सिस्टम्स को आपने डिज़ाइन करना है ताकि जो मिस्टेक्स होती हैं उनको अवॉइड किया जाए, या जो मिस्टेक्स इफ़ दे हैपन उनको नेक्स्ट टाइम जो है रिपीट होने से प्रिवेंट किया जाए। लास्टली जो हमारा गोल है और फोकस जो है वो पेशेंट सेफ्टी पर हो, सर्विस के ऊपर। नेक्स्ट जो इम्प्रूवमेंट मेथड्स हैं वो इम्पॉर्टेंट इम्प्रूवमेंट मेथड्स होते हैं। नंबर 1 CPI है, अदर वन जो है रूट कॉज एनालिसिस है। रूट कॉज एनालिसिस को हम ऑलरेडी एरर्स के अंदर जो है डिस्कस कर चुके हैं। कैन एनीवन रिपीट कि हमने एरर्स के अंदर रूट कॉज एनालिसिस को डिस्कस किया था? अरीबा नासिर, हनिया मसूद, अक्सा मुख्तियार, क्वालिटी इंप्रूवमेंट के दो मेथड्स हैं, वन इज अ रूट कॉज एनालिसिस है, दूसरा हमारे पास CPI है, दैट स्टैंड्स फॉर द क्लिनिकल प्रैक्टिस इंप्रूवमेंट मेथडोलॉजी। रूट कॉज एनालिसिस के अंदर सिंपली ये था कि हमने देखा था एरर्स के अंदर कि जब भी एरर होता है आइदर फ्रॉम एन इंडिविजुअल है, किसी सिस्टम में होता है या किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई एरर होता है, तो उस एरर को अप्रोच करने के हमने टू सिस्टम्स पढ़े थे, टू मेथड्स पढ़े थे। वन वाज एक ओल्ड अप्रोच थी जिसके अंदर उसी पर्सन को जिसके जरिए एरर हुआ है उसी को हम जो है वो टारगेट करते हैं और उसी की ट्रेनिंग करते हैं। अदर जो था सिस्टम था, जो मेथड था, वो न्यू अप्रोच था जिसके अंदर ये था कि हम उस पर्टिकुलर पर्सन को ही टारगेट नहीं करते, हम उस एरर की डेप्थ तक जाते हैं, हम ऑल डब्ल्यूज और एज को यूज करते हैं कि व्हाई दिस एरर हैज हैपेंड, व्हेन दिस हैज हैपेंड एंड हाउ दिस हैपेंड, ताकि नेक्स्ट टाइम उसी एरर को रिपीट होने से प्रिवेंट किया जाए। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो हाई रिलायबल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके अंदर जो होता है ये सिस्टम यूज किया जाता है, रूट कॉज एनालिसिस। सेकेंड आज हम सिस्टम पढ़ेंगे, जो मेथड पढ़ेंगे इम्प्रूवमेंट के लिए, दिस इज द CPI। CPI के अंदर नंबर 1 वी हैव द प्रोजेक्ट फेज। प्रोजेक्ट फेज के अंदर इनिशियली जो भी आप काम कर रहे हैं यू आर कंटिन्यू विद दैट। सपोज आप सर्जिकल कोई टेक्निक है वो यूज कर रहे हैं, यू कंटिन्यू विद दैट। कोई मेडिकेशन यूज कर रहे हैं, यू कंटिन्यू विद दैट। सेकेंड डायग्नोस्टिक फेज होता है, उस टेक्निक के अंदर, उस मेडिकेशन के अंदर कोई आप इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, उसके अंदर आपने एरर जो है उसको आइडेंटिफाई किया है। थर्ड स्टेप के अंदर यू वांट टू ब्रिंग अ चेंज इन दैट, दिस इज द इंटरवेंशन फेज। इंटरवेंशन फेज के अंदर जो है वो हम PDSA जो साइकिल है उसको यूज करते हैं। आप एक चेंज है आप एक चेंज को लाना चाहते हैं, आप उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, उसको प्लान करेंगे, उस जो है जो एक्शन है उसको परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट आप उसको स्टडी करते हैं, उसको रिसर्च करते हैं, उसका कंक्लूजन निकालते हैं। एक्ट के अंदर जो है वो हम कंक्लूजन लेकर आते हैं और उसको फिर इम्प्लीमेंट करते हैं। इंटरवेंशन फेज के अंदर हम बेसिकली PDSA साइकिल को यूज करते हैं और इसके अंदर उन्होंने इस डायग्राम के अंदर शो किया हुआ है कि हम डिफरेंट टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। शॉर्ट टेस्ट को परफॉर्म करते हैं, वो परफॉर्म वन टेस्ट, उसका कंक्लूजन हमने लिया, उसी के अंदर हम चेंजेस लाए, उसके अंदर हम इम्प्रूवमेंट लेकर आए। नेक्स्ट हमने फिर एक और टेस्ट परफॉर्म किया। जो हमने बिल्कुल स्टार्ट के अंदर यहाँ पर इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ केयर इम्प्रूवमेंट के अंदर हमने जो रिसर्च के दो मेथड्स देखे थे, इंटरवेंशन फेज के अंदर जो है वो ये एग्जाम्पल जो होती है वो फिट होती है, जिसमें हमने कहा कि हम डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म करते हैं लेकिन वो टेस्ट जो होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, डेटा कलेक्शन हमारी शॉर्ट होती है और इसमें हम बायस को जो है वो कंट्रोल भी कर सकते हैं। और जो भी हमारे एक टेस्ट की कंक्लूजन होती है हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर हम उसके अंदर चेंजेस देखते हैं और नेक्स्ट टेस्ट हम उसके सब्सिक्वेंटली परफॉर्म करते हैं। इंटरवेंशन फेज के बाद हमारे पास है इम्पैक्ट फेज। इंटरवेंशन फेज में यह है कि जो हम चेंज लेकर आए हैं उसको हमने इम्प्लीमेंट किया है। नेक्स्ट हमने उस चेंज को मॉनिटर करना है, उस चेंज के इफेक्ट्स को देखना है कि जब हमने एक टेक्निक को या किसी मेडिकेशन को चेंज किया है उसकी वजह से क्या आउटकम्स आए हैं, उसकी वजह से क्या इफेक्ट आए हैं, आइदर पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं
स्टैटिक इफेक्ट्स हैं या नेगेटिव इफेक्ट्स आए हैं, तो दैट कम्स अंडर द इम्पैक्ट फेज। लास्टली जो हम चेंजेस लेकर आए हैं वो तो शॉर्ट टर्म चेंजेस हैं, जो हम पॉजिटिव चेंजेस लेकर आए हैं वो शॉर्ट टर्म है। अगर हम ये चाहते हैं कि वो चेंजेस लॉन्ग टर्म में और वो हमारे सिस्टम का हिस्सा बन जाए, तो हमें उसके लिए क्या स्टेप्स उठाने पड़ेंगे कि हम जो इम्प्रूवमेंट फेस है उसको सस्टेन कर सकें। अदरवाइज जो हम इम्प्रूवमेंट लेकर आए हैं, जो चेंजेस हम लेकर आए हैं वो शॉर्ट टर्म होंगे। इंटरवेंशन फेज के अंदर जो पीडीएस से साइकिल होता है जिसमें हम डिफरेंट रिसर्च कर रहे होते हैं, आइदर हम सिंगल टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं जिसके अंदर यह है कि हमने एक टेस्ट परफॉर्म किया, उसका रिजल्ट देखा, उस रिजल्ट के अकॉर्डिंग हमने सेकंड टेस्ट परफॉर्म किया, ये टेक्निक भी यूज कर सकते हैं। सेकंड जो टेक्निक होती है उसमें यह है कि हम एट अ टाइम जो है मोर देन वन टेस्ट जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं, और हर टेस्ट के अंदर जब हमने एक टेस्ट परफॉर्म किया उसका रिजल्ट होगा और उसी के अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट टेस्ट भी परफॉर्म करेंगे। सो पीडीएस से जो साइकिल होता है उसमें यह है कि हम सिंगल टेस्ट भी परफॉर्म कर सकते हैं और मल्टीपल टेस्ट भी परफॉर्म कर सकते हैं एट अ टाइम। नेक्स्ट हमने ये कहा था कि जो इम्पैक्ट फेज होता है जिसके अंदर हम जो चेंजेस लेकर आए हैं उसको हम स्टडी करते हैं, उसके इफेक्ट्स को देखते हैं। नंबर 1, हमने उसको मेजर करना है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन करनी है, और जो इंटरवेंशंस हैं जिसके मैंने एग्जांपल्स दिए कि कोई सर्जिकल टेक्निक हो सकती है, कोई मेडिकेशन हो सकती है, कोई आपकी कोई थेरेपी के अंदर कोई चेंज हो सकता है, कोई हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कोई चेंज आ सकता है, उसको भी हमने रिवाइज करना है। जिस चेंज को हम लेकर आए हैं उसको हमने फिर से रिवाइज करना है। और लास्टली मॉनिटरिंग है। नेक्स्ट कि हम जो इम्प्रूवमेंट लेकर आए हैं वो शॉर्ट टर्म है, हम अगर चाहते हैं कि इसको लॉन्ग टर्म लेकर जाएं और इसको हम अपने सिस्टम का एक हिस्सा बनाएं, तो उसके लिए हम डिफरेंट स्टेप्स क्या कर सकते हैं। नंबर 1, आप उस चीज़ को स्टैंडर्डाइज करें, जो एक चेंज लेकर आए उसको स्टैंडर्डाइज करें। स्टैंडर्डाइज मीन्स दैट कि वो सबके लिए यूनिफॉर्म हो, सबके लिए इजीली अवेलेबल भी हो, फिजिबल भी हो, और ऑल इन दैट पर्टिकुलर जो वर्क इन्वायरमेंट के अंदर जो लोग वर्क प्लेस है, जिस वर्क इन्वायरमेंट में लोग काम कर रहे हैं, सबके लिए वो यूनिफॉर्म हो, फिर ही वो चीज़ स्टैंडर्डाइज हो सकती है। नंबर 2, डॉक्यूमेंटेशन, जो भी आप चेंज लेकर आए हैं उसको डॉक्यूमेंट करें। नंबर 3 स्टेप के अंदर मेजरमेंट है। मेजरमेंट मीन्स है कि आपने उस पर रिसर्च भी करनी है। आप एक चेंज लेकर आए हैं और उसके बाद अगर आपने उस पर रिसर्च नहीं की है, आपने उसके ऊपर रिव्यूज नहीं लिए हैं, तो फिर वो जो चेंज होगा वो यूजुअली शॉर्ट टर्म हो जाएगा। जब तक आप एक चेंज को लेकर आए उसको कंटिन्यूसली स्टडी नहीं करेंगे तो फिर आप उसके अंदर और इम्प्रूवमेंट नहीं ला सकते। लास्टली आपने अपने स्टाफ को एजुकेट भी करना है और ट्रेन भी करना है। जैसे आपने कोई नई सर्जिकल टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, किसी डिजीज़ को डायग्नोज करने का एक नया क्राइटेरिया बनाए, आपने अपने जो स्टाफ है उसको एजुकेट भी करना है और उसको उसके अकॉर्डिंगली ट्रेन भी करना है। रूट कॉज एनालिसिस को हम डिस्कस कर चुके हैं। आयशा अनवर, अहमद अली मलिक, अली हैदर, कशफ मकसूद, लाइबा नवीद, माहीन वसीम, ओके। मैं इम्प्रूवमेंट जो प्रोसेस है, जो सीपीआई है, क्लिनिकल प्रैक्टिस इम्प्रूवमेंट मेथडोलॉजीज को दोबारा रिपीट करती हूँ। हमने 2 मेथड्स पढ़े हैं क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के। नंबर 1 सीपीआई है, अदर वन जो है वो आरसीए है, दैट स्टैंड्स फॉर रूट कॉज एनालिसिस। सीपीआई के अंदर नंबर 1 स्टेप के अंदर है प्रोजेक्ट फेज। दिस इज द पाई चार्ट जिसमें उन्होंने शो किया हुआ है कि नंबर 1 प्रोजेक्ट फेज है, जिसके अंदर आप ऑलरेडी जो अपना काम कर रहे हैं, यू कंटिन्यू विद दैट,
आप कोई भी टेक्निक हो सकती है, मेडिकेशन है, कोई भी डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हो सकता है, यू कंटिन्यू विद दैट। नंबर 2 स्टेप में आप उसके अंदर कोई एरर को आइडेंटिफाई करते हैं। नंबर 3 के अंदर आप उसी चीज़ के अंदर चेंज लाना चाहते हैं। जो इंटरवेंशन फेज होती है उसके अंदर हम PDSA साइकिल को यूज़ करते हैं। आइदर वन टेस्ट एट अ टाइम हम परफॉर्म कर सकते हैं या मल्टीपल टेस्ट जो है एट अ टाइम परफॉर्म कर सकते हैं। इंटरवेंशन फेज के अंदर जो हम चेंज लेकर आते हैं उसको हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं, विच इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ PDSA साइकिल। नेक्स्ट हमारे पास जो फेज होता है दैट इज द इम्पैक्ट फेज। इम्पैक्ट फेज के अंदर जो हम चेंज लेकर आए हैं उसको हम उसके इफेक्ट्स को स्टडी करते हैं। और लास्ट हमारे पास है सस्टेनिंग द इम्प्रूवमेंट फेज। जो हम चेंजेस लेकर आए हैं वो शॉर्ट टर्म है। अगर हम चाहते हैं कि उन चेंजेस को लॉन्ग टर्म फेज में लेकर जाएं और उनको हम यूनिफॉर्म करना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि होल ऑफ दैट पर्टिकुलर जो वर्क प्लेस है वहाँ पर वो यूज हो सके, तो उसके लिए डिफरेंट स्टेप्स हम क्या परफॉर्म कर सकते हैं। उस पर्टिकुलर चेंज को हम स्टैंडर्डाइज करें, उसको डॉक्यूमेंट करें, अपने स्टाफ को उसके लिए ट्रेन करें और एजुकेट करें। लास्टली जो होता है क्वालिटी इंप्रूवमेंट के डिफरेंट टूल्स हम यूज़ कर सकते हैं। जो हम चेंजेस लेकर आए हैं और जो प्रीवियस क्या स्नैरियोज थे उनको हम कैसे डिपिक्ट कर सकते हैं, ग्राफ्स की फॉर्म में हम उनको कैसे शो कर सकते हैं, उसके डिफरेंट एग्जांपल्स होते हैं। फ्लो चार्ट्स हो सकते हैं, इशिकावा या फिश बोन डायग्राम्स हो सकते हैं। इशिकावा जो वर्ड है जापानीज वर्ड है, दैट मीन्स रॉक रिवर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द फिश बोन। इसमें जो पर्टिकुलर डायग्राम के अंदर जो पिक्चर होती है वो फिश लाइक होती है। नेक्स्ट हमारे पास है परेटो चार्ट्स होते हैं और रन चार्ट्स हैं। इन तमाम जो चार्ट्स को डायग्राम्स को हम यूज कर सकते हैं टू डिपिक्ट द चेंज। फॉर एग्जाम्पल इस डायग्राम के अंदर जो है उन्होंने बार चार्ट्स को यूज किया हुआ है। दिस इज द हिस्टोग्राम। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर उन्होंने हॉस्पिटल को शो किया हुआ है, न्यू साउथ वेल्स हेल्थ केयर सिस्टम को शो किया हुआ है, और कहलत एट ऑल जो रिसर्च हुई थी उसको शो किया है। वर्टिकल एक्सिस पर उन्होंने लेंथ ऑफ स्टे दिखाया हुआ है, हॉस्पिटल के अंदर हाउ मैनी डेज जो है पेशेंट जो है वो स्टे कर रहा है। बिफोर रिसर्च, बिफोर ब्रिंगिंग द चेंज, उन्होंने देखा कि हॉस्पिटल के अंदर यूजुअली जो हॉस्पिटल स्टे था पेशेंट्स का डेट वाज रीचिंग ऑलमोस्ट 2 वीक्स। फर्दर जब वो चेंज लेकर आए हैं या उन्होंने NSW हेल्थ केयर सिस्टम के साथ कंपेयर किया है, उसमें देखा कि उन पेशेंट्स का जो लेंथ ऑफ स्टे था हॉस्पिटल के अंदर, इट वाज जस्ट 1 वीक। जब डिफरेंट उन्होंने रिसर्च की कि हम ऐसे क्या चेंजेस ला सकते हैं, बोथ पेशेंट फैक्टर्स को भी देखा, हॉस्पिटल फैक्टर्स को देखा, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के फैक्टर्स को देखा कि ऐसे क्या पॉजिटिव चेंजेस हम ला सकते हैं कि पेशेंट्स का हॉस्पिटल स्टे जो है वो डिक्रीज हो सके। कैन एनीवन गिव मी एन एग्जांपल कि वो कौन से फैक्टर्स होते हैं जो पेशेंट्स के हॉस्पिटल स्टे को इंक्रीज कर देते हैं? एनी एग्जांपल? मैं आपको एक सिनेरियो देती हूँ। एक पेशेंट है हु इज हैविंग एक्यूट अपेंडिसाइटिस, जिसके साथ वो इमरजेंसी में प्रेजेंट किया है। उस पेशेंट की अपेंडेक्टमी हुई है और यूजुअली जो है आफ्टर 1 डे जो है ऐसे पेशेंट्स को या इवन सेम डे जो है डिस्चार्ज कर दिया जाता है। लेकिन उस पेशेंट का जो हॉस्पिटल स्टे था इट वाज ऑलमोस्ट फॉर 2 to 3 days। उसका जो हॉस्पिटल स्टे है वो इंक्रीज हुआ है। कैन एनीवन गिव एग्जांपल कि कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से उसका हॉस्पिटल स्टे जो है वो इंक्रीज हुआ है, प्रोलॉन्ग हुआ है? उसके अंदर एग्जांपल हो सकती है, एक्यूट पेशेंट है, सपोज अगर उसकी अपेंडिक्स परफोरेट कर गई है और वो पेशेंट सेप्सिस के साथ आपके पास प्रेजेंट किया है, पेशेंट गैंग्रीनस है। इन दैट केस जो है आपने इलियोस्टमी की पेशेंट की, हॉस्पिटल स्टे इंक्रीज हो सकता है। सेकेंड एक कॉज हो सकती है कि ड्यूरिंग सर्जरी कोई कॉम्प्लिकेशन अराइज की है जिसकी वजह से पेशेंट का जो हॉस्पिटल स्टे था वो इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट जो है क्वालिटी इंप्रूवमेंट जो मेथड्स होते हैं जो हम चेंजेस लेकर आते
हैं उनको हम फ्लो चार्ट्स की फॉर्म में भी कर सकते हैं। सपोज इसमें शो किया हुआ है कि समथिंग बैड हैपन, द पेशेंट गोज टू द जनरल प्रैक्टिशनर। जनरल प्रैक्टिशनर जो है इन्वेस्टिगेट करता है और रेफर करता है टू द सर्जन। सर्जन ने उसको प्रॉपर हिस्ट्री ली, इन्वेस्टिगेट किया, उसको हॉस्पिटल में रेफर कर दिया। नेक्स्ट कम्स अप पेशेंट का हॉस्पिटल एडमिशन है, जहाँ पर पेशेंट की असेसमेंट हुई, प्री ऑप हुई, सर्जरी परफॉर्म हुई, पोस्ट सर्जिकल केयर। लेटर ऑन जो है पर्सन रिटर्न्स टू द लाइफ। दिस इज द एग्जांपल ऑफ ए फ्लो चार्ट। नेक्स्ट वी हैव द इशिकावा और द फिश बोन डायग्राम। पेरिफेरी के अंदर हमने डिफरेंट फैक्टर्स को शो किया हुआ है और सेंट्रली एंड ऑन द फ्रंट जो है हमने इफेक्ट को शो किया हुआ है। डिफरेंट फैक्टर्स हैं इस डायग्राम में। इस एग्जांपल के अंदर उन्होंने शो किया हुआ है कि डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो पेशेंट के हॉस्पिटल स्टे को प्रोलॉन्ग कर देते हैं, सच एज सोशल फैक्टर्स हैं पेशेंट के ऑन द बिहाफ ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हो सकते हैं, कोई कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं ड्यूरिंग या पोस्ट ऑप कोई सर्जरी कॉम्प्लिकेशंस हैं, पेशेंट्स ओन परसेप्शन हो सकती हैं रिगार्डिंग सर्जिकल प्रोसीजर है, या पोस्ट डिस्चार्ज जो है उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन है जिसकी वजह से पेशेंट का हॉस्पिटल स्टे जो है वो प्रोलॉन्ग कर दिया। दिस इज द एग्जाम्पल, द वे दे हैव शोन all the changes and all the factors over here. This is called the Ishikawa or the fishbone diagram. नेक्स्ट हमारे पास है परेटो चार्ट। परेटो चार्ट इज जस्ट लाइक दी हिस्टोग्राम या बार चार्ट की तरह है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर भी हमने डिफरेंट फैक्टर्स को शो किया है और जो वर्टिकल एक्सिस होता है वहां पर हमने फ्रीक्वेंसी को शो किया हुआ है, नंबर ऑफ पेशेंट्स को शो किया है इस एग्जाम्पल के अंदर। और नेक्स्ट जो है वो हम देख लेते हैं कि कौन से फैक्टर्स जो होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, किन फैक्टर्स की वजह से पेशेंट का हॉस्पिटल स्टे ज़्यादा आ रहा है। लास्टली जो है वो रन चार्ट्स भी यूज़ किए जा सकते हैं। रन चार्ट्स के अंदर हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर उन्होंने मंथ्स को शो किया है, 1 2 3 4 मंथ्स। इसी तरह जो वर्टिकल एक्सिस है वहाँ पर डेज को शो किया हुआ है। बिफोर मेकिंग अ चेंज उन्होंने देखा कि इस एग्जाम्पल के अंदर कि बिफोर मेकिंग अ चेंज पेशेंट्स का जो हॉस्पिटल स्टे था एवरेज जो था इट वाज मोर देन 10 days, रीचिंग ऑलमोस्ट 2 weeks। नेक्स्ट एक मिसहैप होता है, एक एडवर्स इवेंट होता है जिसके बाद दे फाइंड इट नेसेसरी कि जो है इन्वेस्टिगेट किया जाए और प्रॉपर रिसर्च की जाए, उसके बाद जो है कुछ चेंज लेकर आया जाए। नेक्स्ट जब दिस पॉइंट उन्होंने दिखाया है कि चेंज लेकर आए, जब वो चेंज लेकर आए हैं आइदर उन्होंने कुछ टेक्निक में चेंज किया होगा, हॉस्पिटल इन्वायरमेंट में चेंज है, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर चेंज है, वर्किंग आवर्स के अंदर चेंज किया होगा। जब वो चेंज लेकर आए तो देन सी इट के जो पेशेंट्स का एवरेज हॉस्पिटल स्टे था इट बिकम्स लेस देन 1 week, लेस देन 10 days हो गया था। दिस इज द एग्जांपल ऑफ द रन चार्ट। इज इट क्लियर? ओके स्टूडेंट, दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आपके पेशेंट सेफ्टी के जो लेक्चर्स हैं वो टोटल 7 हैं एंड टुडे वाज द लास्ट लेक्चर। एनी क्वेश्चन? नो मैम। ओके मैम पेशेंट छुट्टी का जो फाइनल है वो अगस्त में है? जी, फाइनल्स आपके जो है ऑलमोस्ट अगस्त में जा रहे हैं। मैम इसका पैटर्न क्या होगा? स्टूडेंट्स मैं जैसे ही एडमिन इन्फॉर्म करेगी मैं आपके साथ जो है वो शेयर कर दूंगी। मैम आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का पूल बनवा दीजिएगा काइंडली। श्योर, वो मैंने सोचा हुआ है, वो मैं आपको वाइवास के लिए जो है ना वो आपको एक पूल बनवा दूंगी, फिर आप उसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। मैम लेकिन डू वाइवा रिमेम्बर इन केस अगर कोई वाइवा होता है या अगर सिर्फ रिटर्न है, ठीक है, मैं आपका पूल बनवा दूंगी, लेकिन डू रिमेम्बर अगर मैंने आपको लेक्चर्स में कोई एग्जांपल्स दी हैं किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए तो वो मैं आपसे पूछ सकती हूँ। ओके। इज इट क्लियर? यस मैम। ओके, जिस तरह यहाँ पर जो है मैंने आपको एक एग्जांपल दी है कि कोई सर्जिकल टेक्निक है या मेडिकेशन है, ठीक है, आपसे इस तरह भी पूछा जा सकता है कि आपने सीपीआई मॉडल को, सीपीआई मेथड को एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल। तो आपके लिए सिंपली ये है कि आप इसको डायग्राम को जो है वो बनाएं और विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल उसको एक्सप्लेन करें।
मैम तो ऐसे नहीं होगा कि अगर सारे बच्चे आपकी वाली एग्जांपल दें तो वो सेम लगे आपको? आप अपनी भी कोई एग्जाम्पल जो है जो आपके माइंड में हो वो आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है मैम। बेसिक पर्पस ये है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग है। जब आप किसी चीज को विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल एक्सप्लेन करेंगे, इट मींस कि आपको उस चीज की अंडरस्टैंडिंग है। एग्जांपल जो है वो आप खुद भी दे सकते हैं, जो मैंने एक्सप्लेन किया है उसके अंदर से आप दे सकते हैं। मैम जो लास्ट टाइम हमारा हुआ था पेशेंट सेफ्टी 1 का, उसमें भी यही हुआ था कि शॉर्ट क्वेश्चन आए थे 5-5 नंबर के, तो उसमें हमने अपने पास से एग्जांपल दी थी, तो सर ने इतने ज़्यादा मार्क्स डिडक्ट किए थे। तो आप काइंडली बता दीजिएगा कि आप क्या क्राइटेरिया है। आपने वहां पर जो है एग्जांपल्स रेलिवेंट ही दी थी। यस मैम, रेलिवेंट ही दी थी। वो ऑनलाइन हुआ था ना पेपर, तो वो 11th पेज था, तो वो जितना टाइम था तो उतने में एडजस्ट करना पड़ा था। तो सर चाह रहे थे कि बहुत एक्सप्लेनेटरी हो, तो 2 घंटे में जितना पेपर हो सका। वो 100 मार्क्स का पेपर था और 10 क्वेश्चन थे और 10 क्वेश्चन के भी आगे पार्ट थे, तो आप इतना एक्सपेंसिव ना पेपर बनाइए। रिगार्डिंग एग्जांपल्स, अगर आपके माइंड में अगर एग्जांपल्स हों तो अगर स्पेसिफिक नहीं एग्जांपल्स तक जा सकते तो आप जनरल एग्जांपल्स दे सकते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम।